फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री नौकरियां। क्या नहीं लगता है आपको देंगे? लोग परेशान है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत है, लोग परेशान। नहीं, आपने मुस्कुरा के इशारा किया, फ्री बिजली फ्री गैस। नहीं लगता है, भरोसा नहीं है देंगे? देंगे भी तो मुझे नहीं लग रहा है फिर भी ये कोई बड़ा मसला है। मैं यार किसी से भी नाराज नहीं हूं, उमर साहब अच्छे लीडर हैं, गांधरबल के लोगों ने उमर साहब को वोट दे दिए, लेकिन मैं उमर साहब से कहता हूं कि उनको गांधरबल आना चाहिए, गांधरबल के लोगों से मिलना चाहिए। ऑटोनॉमी हमसे कही गई, सेल्फ रूल हमसे कहा गया। एक जमाने में 2/3 मेजॉरिटी में ऑटोनॉमी की बिल भी पास हुई। आज आर्टिकल 370 की बात करते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमने बहुत कुछ देखा, नौजवानों ने यहाँ पे बहुत कुछ देखा। हमने कब्रिस्तान हुई कब्रिस्तान देखे, ठीक है ना। जिन लोगों ने हमें कब्रिस्तानों तक पहुँचाया, उनके खुद के बच्चे आप देखो कहाँ पे, यूरोप में, बाकी कंट्रियों में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मजहब के साथ वाबस्ता हैं, कि बीजेपी वाले नहीं है, कांग्रेस वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी तो मजहब की सियासत करती है। कई लीडरान हमेशा वो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। आप पर इल्ज़ाम लग रहा है गांधरबली साहब की, आप जहां पावर देखते हैं वहां पे आप अपना निशाना आजमाते हैं, वहां की तो और आप जाते हैं। नहीं, मेरे को तो पावर के साथ लेना देना ही नहीं है यार। मैं आप मुझे बताइए, आप भी जाती तौर पर कई जमातें आप पर इल्ज़ाम, कई पॉलिटिकल फिगर्स आप पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि गांधरबली साहब का तजुर्बा है, जहाँ से पावर होता है तो वहीं से फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी पावर था ना। JNK में अगर हम देखें तो रीजनल पार्टियां हमेशा यहाँ लोगों को धोखे के सिवा कुछ नहीं दे सकती हैं, क्योंकि रीजनल पार्टियों के पास कुछ है ही नहीं लोगों को धोखा देने के सिवाय। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ENN न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं जामिन पीरज़ादा, मेरे साथ इस वक्त मेहमान गुफ्तगू फ़ारूक गांधरबली साहब मौजूद है, जो सियासत का एक पुराना नाम, काफ़ी अरसों से सियासत के साथ जुड़े रहे। कुछ दिन कबल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल है। हम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपसे जानेंगे, पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, फिर 23 साल की गैप के बाद फिर से ज्वाइन किया। पहले क्यों छोड़ा था और अब ज्वाइन क्यों किया? वक्त की ज़रूरत होती है। इंसान को परखना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी आपको तराजू से भी धोखा खाने को मिलता है, ठीक है ना। तो मेरी हमेशा से ही एक कोशिश रही है कि नौजवानों के लिए कुछ किया जाए, अपने लिए कुछ किया जाए, अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो बीजेपी एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, जहां पे आप अपने गांवों से लेके नेशनल लेवल तक काम कर सकते हो। सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। एज ए इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखा जाए तो सबकी मैं इज्जत करता हूं। हर एक का अपना एक मुकाम है। लेकिन JNK में अगर हम देखें तो रीजनल पार्टियां हमेशा यहाँ लोगों को धोखे के सिवा कुछ नहीं दे सकती हैं, क्योंकि रीजनल पार्टियों के पास कुछ है ही नहीं लोगों को धोखा देने के सिवाय। देखिए जामिन भाई, आप यंग हो, नौजवान हो। 47 से लेके आज तक अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़े तो हमारे दादाओं को, हमारे वालिदैन को, हमें क्या क्या इन लोगों ने नहीं कहा। ऑटोनॉमी हमसे कही गई, सेल्फ रूल हमसे कहा गया। एक ज़माने में 2/3 मेजॉरिटी में ऑटोनॉमी की बिल भी पास हुई। आज आर्टिकल 370 की बात करते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है ना। हम एक कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ वॉशरूम बनाने के लिए दिल्ली जाके हमें उनसे भीख मांगनी पड़ती है कि हमें वॉशरूम बनाने के लिए पैसा दे दो, ठीक है ना। जहाँ से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती थी, उसकी तरफ आज तक हमने कभी तवज्जो नहीं दी। हमने सिर्फ ढोल बजाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, खोखले नारों के जरिए उनको अंधेरे में रखा। मजहब के नाम पे हमने सियासत की, जबकि मेरा ये मानना है कि सियासत और मजहब दो पहलू, दो रास्ते हैं। मजहब अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मजहब के साथ वाबस्ता हैं, कि बीजेपी वाले नहीं है, कांग्रेस वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी तो मजहब की सियासत करती है। कई लीडरान हमेशा वो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। नहीं, देखिए
गांधरबल के अवाम ने उनको वोट दे दिए हैं एज ए एमएलए के लिए। उमर साहब में कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूं कैपेबिलिटी, लेकिन करना तो चाहिए ना, करना तो चाहिए ना। आपको नहीं लगता उमर साहब कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है 4 महीनों में गांधरबल में क्या बदलाव आपको देखने को मिला। एक बारी अगर वो रात को अस्पताल में, जमीनी सतह पे आज आपको पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के पीरियड में करप्शन का एक माहौल बना था, वो चीज आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज आपको सड़क पे चलता हुआ बुजुर्ग आपको देखने को मिलेगा, वो अस्पताल की ओर जा रहा है कि मेरे को वहां पे फ्री में सर्जरी करानी है, मेरे को वहां पे फ्री में मेडिसिन लेना है। ठीक है ना? एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिल रही है। करप्शन की आपने बात की, फिर फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स है, सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स है, तो फिर वो आए रोज धरना क्यों देते हैं? नहीं, दो पहलू हैं। जो लगे वो कह रहे हैं हम सही है, जो नहीं लगे वो कह रहे हैं कि हम ही सही हैं। आप मान रहे हैं कि अभी भी करप्शन हो रहा है? नहीं, करप्शन कब बंद हो जाएगा? करप्शन तो कहीं बंद नहीं होता है मेरे यार। करप्शन अमेरिका में कभी करप्शन बंद हुआ क्या? सहाबा के दौर में कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे? कौन सा पीरियड है जहां पे आपको इल्जामात नहीं लगे? मुझे बताइए। लेकिन आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि इल्जाम देने के बजाय, इल्जामात के जवाब देने के बजाय आप क्या कर रहे हो, आपका सोसाइटी के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन है। यार हमारी सोसाइटी किस ओर चली जा रही है? आपका जो रोल है वो आपको प्ले करना चाहिए। आप उस चीज को छोड़ दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। जो आपकी जिम्मेदारी बन रही है, जो मेरी जिम्मेदारी बन रही है, वो तो हमें करना चाहिए ना। हमने एक पहल की। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जे&के में पहली दफा आप जैसे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए सपोर्ट्स की पॉलिसी वजूद में आई। आज नेशनल इंटरनेशनल खेलने वाले बच्चे को 2 मार्क्स मिलते हैं एमबीबीएस के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए। आज मेरे बच्चे को सपोर्ट्स में कैरियर है। कल तक तो हम ये कर सकते थे ना, नहीं किया ना, नहीं किया ना। हमारे पास इतना पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी का। जब पावर हाउस बनाने की बात आती थी तो हम भीख मांगने चले जाते थे कि हमें पैसा दे दो पावर हाउस बनाने के लिए, और आज हम कहते हैं कि मरकजी सरकार ने पावर हाउस ले लिए। भाई अगर हमारे पास खुद चीजें तामीर करने के लिए हमारे पास पैसा है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हमारे पास क्या कुछ नहीं है। उमर साहब ने इलेक्शन में वादा दे दिया कि नौजवानों को हम रोजगार दे देंगे, सिर्फ इसलिए कहा कि ताकि हम इक़्तिदार में आ सके। रोजगार अगर हम चाहे तो हम दे सकते हैं, पॉलिसी नहीं है हमारे पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास, मैं दोनों के पास कहता हूं कि पॉलिसी ही नहीं है कि हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। मैं कहता हूं कि अपने नौजवानों को क्या हम दुनिया को रोजगार दे सकते हैं। दुबई के पास क्या है? दुबई के पास टूरिज्म है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना? वो दुनिया को रोजगार नहीं देते। तो हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हैंडीक्राफ्ट हमारे पास नहीं है, फ्रूट इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है। तब भी हम कहते हैं कि यार मेरे को कैजुअल लेबरी नौकरी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों के पास कोई पॉलिसी नहीं है। फारूक साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज क्यों है? खासकर आप उमर अब्दुल्ला से नाराज है। अभी तो वो कुर्सी पर बैठा है, कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दे रहे, और मुझे काम करने नहीं दे रहे। मैं यार किसी से भी नाराज नहीं हूं। उमर साहब अच्छे लीडर हैं, गांधरबल के लोगों ने उमर साहब को वोट दे दिए, लेकिन मैं उमर साहब से कहता हूं कि उनको गांधरबल आना चाहिए, गांधरबल के लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको गांधरबल आना है, महीने के बाद फिर आप सिलेक्टेड कुछ डेलीगेशंस के साथ मिलेंगे। यार उमर साहब, आप उस मां से मिलो ना जिसने आपको वोट दे दिया, जो दरखास्त लेके आपसे मिलना चाहती है, जिसके मसाइल हैं, जिसके मुश्किलात हैं। आप लोगों के दरमियान जाके उनसे मिलो। मुझे बताओ, मेरी रफ्तार की मां कहां गेस्ट हाउस में उससे मिलने आ जाएगी? मुझे बताए। मेरे गुण रोशन की, मेरे डब की, मेरे सिरस की, मेरे खलमुला की, मेरे फ की, मेरे फ का बुजुर्ग कहां मिलने आ जाएगा? वहां महीने में एक बार, फिर वहां से वो 10 डेलीगेशनों से मिलेंगे। गांधरबल के अवाम ने उनको वोट दे दिए हैं एज ए एमएलए के लिए। उमर साहब में कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूं कैपेबिलिटी है, लेकिन करना तो चाहिए ना, करना तो चाहिए ना। आपको नहीं लगता उमर साहब कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है 4 महीनों में गांधरबल में क्या बदलाव आपको देखने को मिला। एक बारी अगर वो रात को अस्पताल में आ जाते उमर साहब, एज ए एमएलए, एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं, एज ए एमएलए, पीरपुरा के अस्पताल में रात को आ जाते, अगर वहां पे उनको डॉक्टर एब्सेंट मिल जाते, क्या वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक एमएलए को हमने, एक अच्छे एमएलए को हमने चुना है।
ठीक है ना। अगर वो रात के अंधेरे में लार के हॉस्पिटल में चले जाते, अचानक गांधरबल के अस्पताल को रात को आ जाते, क्या यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ ठीक से हो रहा है, अचानक डीसी ऑफिस का छापा पड़ता, क्या सारे मुलाजिम अवेलेबल है, ठीक है ना। नौजवानों के दरमियान जाते, नौजवानों से बात करते, यार आप लोगों ने मुझे वोट दे दिया, मैं खुद भी एक यंग हूं, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। तो गांधरबल के लिए फिर से वही रीति रिवाज, किसी और को बिठाया, उसको कह दिया ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, किसी और को लाया, यार ये कैसे चलेगा, ऐसे ठीक नहीं। आप पर इल्ज़ाम लग रहा है गांधरबली साहब कि आप जहां पावर देखते हैं वहां पे आप अपना निशाना आजमाते हैं, वहां की तो और आप जाते हैं। नहीं, मेरे को तो पावर के साथ लेना देना ही नहीं है यार। मैं आप मुझे बताइए, आप भी जाती तो कई जमातें आप पर इल्ज़ाम, कई पॉलिटिकल फिगर्स आप पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि गांधरबली साहब का तजुर्बा है, जहाँ से पावर होता है तो वहीं से फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी पावर था ना, लोकल पावर तो इन्हीं के पास था। अगर मुझे एंजॉय करना था तो इनके पास पावर था, बेटर पावर तो इन्हीं के पास था, ठीक है ना। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलए जिन्होंने हमें इकट्ठे काम किया है, बहुत सारा। इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कहने की तो बहुत सारी बातें होती है। मैं चाहे बीजेपी में रहूं या इससे पहले, मैंने इससे पहले भी काम किया। उमर साहब मुझे बताए, उमर साहब के दादा ने, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने गांधरबल को रिप्रेजेंट किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिप्रेजेंट किया, उमर साहब ने रिप्रेजेंट किया। उमर साहब मुझे पता है कि उनके पीरियड में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर यहां से उन्होंने भेजा, मुझे बताए। फिर लोग उन्हें क्यों चुना? मेरे पास इतना बड़ा लिस्ट है जिन लोगों को मैंने, जो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, मुझे बताइए ना। फिर उमर साहब को क्यों चुना गांधरबल से लोगों का, गांधरबल की आवाम ने? फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री नौकरियां। क्या नहीं लगता है आपको देंगे? लोग परेशान है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत है, लोग परेशान। आपने मुस्कुरा के इशारा किया, फ्री बिजली फ्री गैस, नहीं लगता है, भरोसा नहीं है देंगे? देंगे भी तो मुझे नहीं लग रहा है फिर भी ये कोई बड़ा मसला है, ठीक है ना। सबसे बड़ा मसला है कि हमने लोगों को क्लियर बात करनी चाहिए कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। जब बारी आ जाएगी स्टेटहुड खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है कि वक्त आने पे मैं दे दूंगा। और उमर साहब ने खुद कहा ऑन द रिकॉर्ड कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 कमिटमेंट किए थे, 2 तो पूरे किए, अब 1 रह गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने सामने कह दिया, ठीक है ना, मोदी जो कहता है करता है, जब वक्त आ जाएगा स्टेटहुड भी दे दूंगा। जामिन भाई आप यंग हो, हमको मिलजुल के चाहिए कि नौजवानों को एक सही रास्ता दिखाए। हमने बहुत कुछ देखा, नौजवानों ने यहां पे बहुत कुछ देखा, हमने कब्रिस्तान हुई कब्रिस्तान देखे, ठीक है ना। जिन लोगों ने हमें कब्रिस्तानों तक पहुंचाया, उनके खुद के बच्चे आप देखो कहां पे, यूरोप में, बाकी कंट्रियों में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। एक खुश आमद, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा स्टेप जमात इस्लामिया ने ले लिया कि उन्होंने इलेक्शन ऑफ इंडिया को भी अब अप्लाई कर दिया कि हमें एक सिंबल दे दिया जाए। अब वो पंचायत इलेक्शन में भी हिस्सा लेने को जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर पॉलिटिक्स को छोड़ के मेन स्ट्रीम में लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा डल बर्बाद हो चुका है, हमारी वाटर बॉडीज खत्म हो चुकी है, ड्रग्स ने अपने लपेट में पूरे नौजवान तबके को ले लिया है, ठीक है ना। तो हमारा नौजवान तबका बड़ा परेशान है, हमारे माए बाप बड़े परेशान हैं जिनके बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो हो रहा है, ये हो रहा है। देखो हम माइनॉरिटी में है, ठीक है ना। हमारे पास 4 मेंबर पार्लियामेंट है, 4 पार्लियामेंट मेंबर, एक छोटी सी आवाज़ होती है पार्लियामेंट में, ठीक है ना। वहाँ पे जाके हमने कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। जो बातें हम वहाँ पे करते हैं ना, फिर कश्मीरी नौजवानों को यहाँ सोशल मीडिया पे बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। जो एनर्जी फजूल नारों के ऊपर इल्तिजा मुफ्ती खर्च कर रही है, मेरे वहीद परा साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं जो खर्च कर रहे हैं, जो उनको पता है कि बिल्कुल खोखले वादे हैं, इनसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनसे क्या मिल रहा है कि उनको पब्लिसिटी मिल रही है, फिर वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती अभी शराब बैन पे बात कर रही, तो आपका क्या स्टैंड है उस पर? देखिए मुझे बताया, जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, हमारे एमएलए भी तब थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने बिल लाई थी कि शराब बैन होना चाहिए, तब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी। नहीं हुआ ना, तब तो महबूबा जी ही चीफ मिनिस्टर थी ना। आपका मौकिफ क्या है? देखिए शराब हर सोसाइटी के लिए गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो,
ठीक है ना। शराब एक मुसलमान के लिए हराम है। मेरे सामने अगर आप शराब की बोतल रखोगे, मैं सोचता हूं कि उसकी तरफ ही देखना ही मेरे लिए गलत है, ठीक है ना। ये मजहब की सियासत छोड़ के, मजहब अपनी जगह, ये अपनी जगह। मुझे बताइए उमर साहब कौन से 10 दफा दिन में मस्जिद की तरफ चले जाते हैं? पीडीपी वाले कौन सी मस्जिद की तरफ दिन में 10 दफा चले जा रहे हैं? तो वो बीजेपी वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं या कांग्रेस वालों की तरफ उंगली उठाते हैं। एक दौर था जामिन भाई, हमारे बच्चों को चाहिए कि वो कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ें। एक दौर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते थे, अपने वालिदैन से पूछे, अपने दादा से पूछिए, एक दौर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे कांग्रेस वालों को कहते थे कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं। फिर बरसों तक उनके साथ सियासत की। इंदिरा कार्ड चला, बाकी चीजें चली। तो उमर साहब ने वाजपेयी साहब के दौर में सरकार एंजॉय की, पावर एंजॉय किया, तब ऑटोनॉमी की बिल भी पास हुई थी, लेकिन उमर साहब सरकार में थे, तो सरकार एंजॉय करने के लिए ऑटोनॉमी की बिल को रिजेक्ट किया गया। ठीक है ना, ठीक है, हर एक लीडर अपनी जगह सही है, लेकिन मेरी सबसे सिर्फ एक ही शिकायत है कि हमें पॉजिटिव लेवल पे लोगों को बात कहनी चाहिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत। जी नाजरीन, मेरे आज के मेहमान थे फारूक गांदरबली साहब। इनसे हमने सियासत की बात पूछी। आपसे होगी फिर से मुलाकात। दीजिए इस वादे के साथ इजाज़त। आप रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।